कल मैंने आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कीमत विभेद के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके डायग्राम की प्रैक्टिस की आपने? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन में प्राइस इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? आपने डायग्राम की प्रैक्टिस की? इस क्वेश्चन को लर्न किया? यस सर। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं सिर्फ आपको वो पार्ट रिवाइज करवा रही हूँ जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है एग्जाम में ये चीज आ सकती है, ठीक है। मैं वो चीज रिवाइज करवा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है। इसको अच्छे से याद, जो मैं कराती हूँ उसको अच्छे से याद साथ साथ कर लो, आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कहीं कंसेप्ट आपका किसी भी कंसेप्ट में जो मैं बता रही हूँ कंफ्यूजन है, तो उसको अगले दिन पूछो। फायदा तो तभी है ना कि प्रॉब्लम भी हम साथ साथ पूछ लें, ठीक है। और डायग्राम देखो हमेशा लॉजिक से बनते हैं। लॉजिक का मतलब है कि कौन सी लाइन पहले डलनी है, कौन सी बाद में डलनी है, वो एक सीक्वेंस चलता है। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से जब मर्जी कोई भी लाइन डाल दें। जैसा मैं सीक्वेंस बताती हूँ ना, उसी सीक्वेंस से डायग्राम बनता है। और एक्सप्लेनेशन तो आपने अपने वर्ड्स में देनी होती है, ठीक है। तो इसमें, इस चैप्टर में एक पार्ट आपको लास्ट में दिया हुआ है, डंपिंग। मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता ही दिया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के क्या इफेक्ट होते हैं। और उसके बाद लास्ट एक पार्ट इसमें है डंपिंग। डंपिंग को हिंदी में हम कहते हैं राशिपातन। डंपिंग या राशिपातन होता क्या है? डंपिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है, यानी कि डंपिंग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रकार है। डंपिंग में होता क्या है? डंपिंग में दो बाजारों में माल बेचा जाता है। एक बाजार होता है अपने देश का यानी कि होम मार्केट, और दूसरा विदेशी बाजार यानी कि फॉरेन मार्केट, ठीक है। होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। तो डंपिंग में दो बाजारों में माल बेचा जाता है, होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट, ठीक है। जो मोनोपोलिस्ट होता है उसकी अपने बाजार में, होम मार्केट यानी कि अपने देश में उसकी मोनोपोली होती है, ठीक है। अपने देश में उसकी क्योंकि मोनोपोली है, इसलिए वस्तु की कीमत अपने देश में तो वो कम नहीं करता, ठीक है। अपने देश, अपने कंट्री में मोनोपोली रखता है, क्योंकि कीमत वो तो ज्यादा से, मोनोपोली में तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन फॉरेन मार्केट में कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने की वजह से, क्योंकि वो फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, ठीक है, इसलिए कंपटीशन है। कंपटीशन होने की वजह से वो फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचता है। अपनी कंट्री में ज्यादा प्राइस पे बेचता है, फॉरेन मार्केट में सेम प्रोडक्ट कम कीमत पर बेचता है, क्योंकि फॉरेन मार्केट में कंपटीशन है, ठीक है। क्योंकि फॉरेन मार्केट में अगर वो वस्तु की कीमत ज्यादा रख देगा, वस्तु की कीमत ज्यादा रखेगा, तो फॉरेन मार्केट में तो कंपटीशन, उसका माल ही नहीं बिकेगा, ठीक है। वो चाहता है कि उसका माल फॉरेन मार्केट में ज्यादा बिके, इसलिए फॉरेन मार्केट में वस्तु की कीमत वो कम रखता है, ठीक है। तो ये डंपिंग क्यों किया जाता है? डंपिंग का क्या उद्देश्य है? डंपिंग का मतलब है कि भी अपने देश में ज्यादा कीमत पर माल बेचना और फॉरेन मार्केट में कम कीमत पर माल बेचना। ये डंपिंग क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये होता है कि पहली बात, मोनोपोलिस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है। अब ज्यादा प्रोडक्शन करके अपनी कंट्री में तो बेच नहीं सकता ज्यादा प्रोडक्शन, क्योंकि अपनी कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन बेचेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन की तो उसको कीमत कम मिलेगी। अगर वो कम माल बेचेगा, ठीक है, अब उसकी मोनोपोली है, माल की शॉर्टेज दिखाएगा, अपनी कंट्री में कम माल बेचेगा तो कीमत ज्यादा मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा माल बेचेगा तो जब सप्लाई ज्यादा होती है तो आपको पता है कि कीमत कम हो जाती है, जब सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपनी मार्केट में वो सप्लाई कम रखता है, प्रोडक्शन करता है लेकिन अपनी मार्केट में सप्लाई कम रखता है, ठीक है। और जितना उसने एक्सेस प्रोडक्शन किया उसको फॉरेन मार्केट में बेचता है, क्योंकि फॉरेन मार्केट में कंपटीशन है, इसलिए वो फॉरेन मार्केट में कीमत ज्यादा ले नहीं सकता, ठीक है। तो डंपिंग का उसका पर्पस क्या होता है? डंपिंग का उसका पर्पस है कि प्रोडक्शन तो जितना वो कर सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर ले, और मैक्सिमम प्रोडक्शन करके जितना उसने अपनी कंट्री में बेचना उतना बेच देगा, बाकी एक्सेस प्रोडक्शन वो फॉरेन मार्केट में बेचता है और कम कीमत के ऊपर बेचता है। तो इसका मतलब ये है
कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन का बेनिफिट उठा लेता है, क्योंकि आपको पता है कि हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट उतनी कम आएगी, क्योंकि आपको पता है कि हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन करने की कॉस्ट उतनी कम आएगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन करने की कॉस्ट उतनी कम आएगी, ठीक है। कम प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन करने की कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करने का, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने की जो इकोनॉमीज होती हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की जो इकोनॉमीज होती हैं, वो सारी बचतों को वो प्राप्त करता है। तो डंपिंग का पर्पस क्या होता है? ज्यादा प्रोडक्शन करना, ठीक है, और जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर जो भी बचतें होती हैं, इकोनॉमीज होती हैं, उन सभी इकोनॉमीज का फायदा उठाना। ये पहली बात है, डंपिंग का एक उद्देश्य ये होता है, ठीक है। दूसरा है कि इतना प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, और इतने प्रोडक्शन से छुटकारा प्राप्त करना है, क्योंकि सारा माल वो अपनी कंट्री में नहीं बेचेगा। अगर एक्सेस सप्लाई करेगा तो प्राइस उसको कम मिलेगी। तो ज्यादा प्रोडक्शन किया, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसको विदेशों में बेचना पड़ेगा। एक्सेस प्रोडक्शन किया, एक्सेस प्रोडक्शन को कहां बेचेगा? फिर विदेशों में बेचेगा, ठीक है। तो ज्यादा प्रोडक्शन से छुटकारा पाना डंपिंग का उद्देश्य होता है। डंपिंग का उद्देश्य एक ये भी होता है कि वो फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। वो चाहता है कि फॉरेन में भी उसकी एक मार्केट बन जाए, सस्ती कीमत पर प्रोडक्ट अपना बेचे, ताकि लोग उसके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदें और फॉरेन में उसकी एक मार्केट बन जाए। वो फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, इसलिए फॉरेन मार्केट में वो ज्यादा प्रोडक्शन करके कम कीमत के ऊपर बेचता है। डंपिंग का एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी फायदा उठाना चाहता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच। मांग की लोच का मतलब क्या है? कि भिन्न भिन्न मार्केट में, डिफरेंट मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है, ठीक है। किसी मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसी मार्केट में डिमांड मोर इलास्टिक हो सकती है, किसी मार्केट में डिमांड लेस इलास्टिक हो सकती है, ठीक है। तो जिस मार्केट में डिमांड लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक, कम लोचदार है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, अगर कम लोचदार मांग है तो इसका मतलब ये है कि वो उस बाजार में अगर वस्तु की कीमत ज्यादा रख देता है तो भी उसका माल बिकेगा। कम लोचदार का मतलब ये कि कीमत बढ़ाने का, कम लोचदार लेस इलास्टिक का मतलब है कि कीमत बढ़ाने का मांग के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार का मतलब है कीमत बढ़ाने का मांग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कीमत बढ़ाने का मांग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई? हेलो हेलो हेलो। यस मैम। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या करना चाहता है? वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फायदा उठाना चाहता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि किसी मार्केट में डिमांड मोर इलास्टिक है, किसी मार्केट में डिमांड लेस इलास्टिक है। वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है, ठीक है। तब भी वो डंपिंग करता है। तो डंपिंग के क्या उद्देश्य होते हैं ये मैंने आपको बताया। इन उद्देश्यों के लिए डंपिंग करता है। और डंपिंग का मतलब है कि फॉरेन मार्केट में कम कीमत पे माल बेचना और अपनी मार्केट में ज्यादा कीमत पे माल बेचना, ये डंपिंग होती है, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट हेडिंग इसमें पढ़ना है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डंपिंग। क्या हमने पढ़ना है? हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, हमने हेडिंग पढ़ा डंपिंग, ठीक है। और इस डंपिंग हेडिंग में अब हम पढ़ रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डंपिंग, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डंपिंग, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं। राशिपातन या डंपिंग की सिचुएशन में प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। डंपिंग 2 नंबर के लिए आपने बहुत अच्छे से याद करना है भाई, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो डायग्राम बना दोगे पूरे 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। डंपिंग का मीनिंग बता दो, डायग्राम बना दो। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं आउटपुट, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है। आपको पता है कि डंपिंग की सिचुएशन में क्या होता है? डंपिंग की सिचुएशन में अपनी मार्केट में तो मोनोपोलिस्ट की मोनोपोली है, अपनी मार्केट में तो व्यक्ति की मोनोपोली। हाँ जी, हेलो।
हेलो, कुछ पूछना है किसी ने? नहीं पूछना? आवाज आ रही थी ना, इसलिए मुझे लगा कुछ पूछना है आपने। तो अपनी मार्केट में क्योंकि व्यक्ति की मोनोपोली है, होम मार्केट में मोनोपोली है, तो मोनोपोली की सिचुएशन में आपको पता है कि, दोबारा बनाऊं, ये जरा ज्यादा ऊंचा हो गया। आपको पता है कि अपनी मार्केट में उसकी मोनोपोली है, तो मोनोपोली की सिचुएशन में ये लाइन आपकी है एवरेज रेवेन्यू लाइन, और ये लाइन आपकी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू लाइन और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी है मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहां पर डिटरमिन होता है? इक्विलिब्रियम वहां डिटरमिन होता है जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करती है, ठीक है। लेकिन ये तो अभी हमने क्योंकि अपनी मार्केट की है, अब पहले हम फॉरेन मार्केट की भी बात कर लें, क्योंकि फॉरेन मार्केट है। ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, इसके साथ मैं लिख रही हूँ एच। एच का मतलब है होम मार्केट, अपनी मार्केट में मोनोपोली है। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, इसके साथ मैंने लिख दिया एच। एच का मतलब है होम मार्केट, होम मार्केट में मोनोपोली है। अब मैं ले रही हूँ फॉरेन मार्केट, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, अब मैं ले रही हूँ फॉरेन मार्केट। मान लो ये ले लिया, फॉरेन मार्केट में तो कंपटीशन है, कंपटीशन होता है तो प्राइस फिक्स होती है, ठीक है। ये फॉरेन मार्केट है, ये फॉरेन मार्केट का एवरेज रेवेन्यू डब्ल्यू लिख दिया, यानी कि वर्ल्ड मार्केट का एवरेज रेवेन्यू डब्ल्यू। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। फॉरेन मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। और ये एवरेज रेवेन्यू डब्ल्यू लिख दिया, यानी कि वर्ल्ड का एवरेज रेवेन्यू और वर्ल्ड का मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि डंपिंग की सिचुएशन में ये आपका हो गया फॉरेन मार्केट का एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका हो गया होम मार्केट का एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करे। अब मार्जिनल रेवेन्यू आपने दोनों की लेनी है। अब आप देखो, होम मार्केट की मार्जिनल रेवेन्यू लाइन ये है, और फॉरेन मार्केट की मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन दोनों ये है। तो आपने दोनों की कंबाइंड लेनी है, यानी कि आपकी होम मार्केट, ये आपका हो गया ये आपका हो गया होम मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू। ये जो लाइन मैंने डार्क कर दी, ये आपका होम मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपकी हो गई फॉरेन मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। होम मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू और फॉरेन मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू दोनों हमने लेनी। ये आपकी है होम मार्केट का, और ये आपकी है फॉरेन मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम मैंने दे दिया बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। ए बी सी डी, ये लाइन बनी है। ए, ये बी सी डी, ये आपकी कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू हो गई। ये आपकी क्या हो गई है? ये कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, होम मार्केट फॉरेन मार्केट दोनों को मिलाकर मार्जिनल रेवेन्यू लाइन बनी ए बी सी डी। इस ए बी सी डी को मार्जिनल कॉस्ट कहां कट कर रही है? क्या बताया? ए बी सी डी को मार्जिनल कॉस्ट कहां कट कर रही है? यहां कट कर रही है। यहां से लाइन नीचे डाल दिया तो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कितना होगा? प्रोडक्शन होगा ओ क्यू। कितना प्रोडक्शन होगा? ठीक है, ये यहां से लाइन हमने नीचे डाल दी, तो इससे पता चला प्रोडक्शन हो गया ओ क्यू। इस ओ क्यू प्रोडक्शन में होम मार्केट में कितना प्रोडक्शन बेचेगा और फॉरेन मार्केट में कितना प्रोडक्शन बेचेगा, ये देखना है हमें। ओ क्यू टोटल प्रोडक्शन है, इस टोटल प्रोडक्शन का होम मार्केट में कितना बेचेगा और फॉरेन मार्केट में कितना बेचेगा। तो ये हम कैसे देखेंगे? ये आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होम मार्केट का है, ठीक है। तो ये जो आपकी कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू लाइन आई है ना, और इसको मार्जिनल कॉस्ट यहां कट कर रही है, तो आप समझ लो कि ये जो लाइन अब हमारी आ रही है ना, यही लाइन हमारी मार्जिनल कॉस्ट लाइन है। ये यहां कट कर रही है ना, तो ये जो लाइन है ना, होम मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू को कहां कट कर रही है? ये लाइन होम मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू को यहां कट कर रही है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट यहां कट कर रहा है, इसी लाइन को हमने मार्जिनल कॉस्ट मान ली है, यहां कट कर रहा है। यहां से आपने लाइन नीचे डाल दी, यहां से लाइन नीचे डाल दी, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला है?
इसका मतलब हमें ये पता चला है कि वो होम मार्केट में, इसका मतलब ये पता चला है होम मार्केट में कितना प्रोडक्शन बेचेगा, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन हो रहा है OQ, ठीक है। इस OQ टोटल प्रोडक्शन में होम मार्केट में कितना बेचेगा, ये मान लो इसका नाम दे दिया OM, होम मार्केट, होम मार्केट में कितना बेचेगा, होम मार्केट में बेचेगा OM, ठीक है। ये आपका होम मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू है। ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कहाँ कट कर रहा है, इसी लाइन को हमने मार्जिनल कॉस्ट मान लिया। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ कट कर रहा है। होम मार्केट में OM प्रोडक्शन बेचेगा। बाकी कितना प्रोडक्शन रह गया, टोटल प्रोडक्शन तो OQ है, OM होम मार्केट में बेचेगा, बाकी प्रोडक्शन रह गया MQ, ठीक है। तो MQ प्रोडक्शन फॉरेन मार्केट में बेचेगा। फॉरेन मार्केट में कितना प्रोडक्शन बेचेगा, फॉरेन मार्केट में MQ। हाँ जी बताइए मैम, एक बार फिर से बता दो। हाँ जी बता रही हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये एवरेज रेवेन्यू लाइन है, ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, ठीक है। क्योंकि ये अपने कंट्री H लिख दिए, H का मतलब है होम मार्केट की एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, ठीक है। क्योंकि अपने कंट्री में तो उसकी मोनोपोली है, मोनोपोली की सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू नीचे की तरफ गिरी होती है, ठीक है। लेकिन विदेशों में तो कंपटीशन है, तो ये लाइन जो डाली है हमने सीधी, ये आपकी फॉरेन मार्केट की एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है। विदेश में कंपटीशन है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन सीधी है। लिख दिया एवरेज रेवेन्यू, W का मतलब वर्ड, मार्जिनल रेवेन्यू W का मतलब है वर्ड, ठीक है। तो ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू होम मार्केट का, ये जो सीधी लाइन है ये वर्ड का एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। फिर हमने डाली है मार्जिनल कॉस्ट। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हमें चाहिए होम मार्केट का भी मार्जिनल रेवेन्यू, फॉरेन मार्केट का भी मार्जिनल रेवेन्यू। अब आप देखो कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, आप देखो होम मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू ये है, ये लाइन मार्जिनल रेवेन्यू है ना, तो होम मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू ये है, यहां तक ले लिया, नीचे वाला हिस्सा छोड़ दिया। और फॉरेन मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू लाइन ये है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों है ना, तो ये हिस्सा होम मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू है, ये हिस्सा फॉरेन मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका मतलब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कंबाइंड, मार्जिनल रेवेन्यू हमारी जो कंबाइंड आई है, कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू हमारी कितनी हो गई, ABCD, कंबाइंड है ABCD। इस कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू ABCD को मार्जिनल कॉस्ट कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। ये बात समझ में आई। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम वही तो होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू ABCD। हाँ जी ये बात समझ में आई है। यस मैम। ये मार्जिनल कॉस्ट यहाँ कट कर रही है, नीचे हमने लाइन डाल दी, आउटपुट हो गया, OQ आउटपुट हो गया। अब पॉइंट ये है कि इस OQ आउटपुट का कितना हिस्सा वो फॉरेन मार्केट में बेचेगा और कितना हिस्सा वो होम मार्केट में बेचेगा, कितना हिस्सा फॉरेन मार्केट में बेचेगा, कितना हिस्सा वो होम मार्केट में बेचेगा। टोटल प्रोडक्शन है OQ, इस OQ का कितना हिस्सा वो फॉरेन मार्केट में बेचेगा और होम मार्केट में बेचेगा। अब हम पहले होम मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो होम मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए ना। होम मार्केट की मार्जिनल रेवेन्यू ये लाइन ये है, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन आ रही है ना, ये लाइन इस मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट करती है, इसी लाइन को हमने मार्जिनल कॉस्ट मान लिया, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट है ना, यहाँ कट कर रही है ना, ये सीधी लाइन को हमने मार्जिनल कॉस्ट मान लिया। तो इस मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट यहाँ कट कर रही है, यहाँ से लाइन नीचे डाल दी। तो इसका मतलब है होम मार्केट, क्योंकि ये एवरेज रेवेन्यू होम मार्केट का, एवरेज और मार्जिनल होम मार्केट का, तो होम मार्केट में OM प्रोडक्शन बेचेगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन हो रहा है OQ, इस OQ का OM होम मार्केट में बेचेगा और बाकी कितना प्रोडक्शन रह गया MQ बेच देगा फॉरेन मार्केट में, ठीक है। तो OQ इज इक्वल टू OM प्लस MQ, OQ इज इक्वल टू OM प्लस MQ। हाँ जी ये बात समझ में आई है। यस मैम। ठीक है, तो हमने प्राइस आउटपुट डिटरमिन कर लिया। प्राइस कितना डिटरमिन हुआ, प्राइस कितना डिटरमिन हुआ। अब आप देखो होम फॉरेन मार्केट में अगर माल बेच रहा है तो OP कीमत के ऊपर बेच रहा है, क्योंकि उसकी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू ये है।
अगर वो होम मार्केट में माल बेच रहा है तो होम मार्केट में ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है। एवरेज रेवेन्यू है ना, तो इसका मतलब होम मार्केट में कीमत ज्यादा ले रहा है, OP1 कीमत ले रहा है, यही लाइन आप एवरेज रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर दो। अपने देश में मोनोपोली है, कीमत ज्यादा ले रहा है, OP1 ले रहा है। विदेशों में कंपटीशन है, कीमत कम ले रहा है, OP ले रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात की नहीं? अपने देश में OP1 ले रहा है, विदेश में OP ले रहा है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके साथ डंपिंग कंप्लीट हो गया। और बाकी तो ये जो थ्योरी का पार्ट है, मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में क्या अंतर होता है ये आप पढ़ लोगे आप। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली आपने नहीं पढ़ना। आगे जो दो भी दिया हुआ, जो कुछ दिया हुआ है ना, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली, और आगे दिया है कैन मोनोपोलीज प्रोड्यूस एट लॉस, ये आप छोड़ दो सारा। मैंने वैसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बता रही हूँ, वैसे मैंने रेगुलेशन समझाया है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन एंगल से जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, एग्जामिनेशन एंगल से डंपिंग आपने जरूर याद करना है, एग्जामिनेशन एंगल से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आपने जरूर याद करना है, और एग्जामिनेशन एंगल से मोनोपोली की सिचुएशन में शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है ये आपने 16 नंबर का याद रखना है। और उसके अलावा 2 नंबर के लिए मल्टी प्लांट मोनोपोली याद रखना है, 2 नंबर के लिए डंपिंग याद रखना है, ठीक है, 2 नंबर के लिए मोनोपोली पावर याद रखना है। ठीक है, और कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये तो टोटली थ्योरेटिकल है, सिंपल है, इसलिए मैंने नहीं बताया, इसको खुद कर लोगे आप। ये सिंपल सा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नया चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ। नया चैप्टर इसके बाद हमारा जो आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आता है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का चैप्टर नया है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? एक्चुअल में जो मार्केट में सिचुएशन हमें जो देखने को मिलती है वो ना तो परफेक्ट कंपटीशन की देखने को मिलती है, ना मोनोपोली की सिचुएशन देखने को मिलती है, या अगर मोनोपोली है भी, अगर मार्केट में मोनोपोली है भी तो बहुत कम होगी। मोनोपोली अगर है, अगर मार्केट में मोनोपोली है तो मोनोपोली की सिचुएशन भी हमें देखने के लिए बहुत कम मिलेगी। ठीक है, हेलो, यस मैम। यस मैम। तो एक्चुअल में मोनोपोली की सिचुएशन अगर देखने को मिलेगी भी तो मोनोपोली की सिचुएशन देखने के लिए बहुत कम हमें मिलेगी। ठीक है, तो ना तो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है, ना मोनोपोली की सिचुएशन होती है। मार्केट में अगर जो हमें सिचुएशन देखने को मिलती है वो कौन सी सिचुएशन देखने को मिलती है? हमें मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन देखने को मिलती है। इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इम्परफेक्ट का मतलब है अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हमें देखने को मार्केट में मिलती है। जरा 1 मिनट होल्ड की। करूंगी वो चला गया ना। नहीं आएगा वो, चला गया मैं करूंगी कैसे है? हेलो हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, मैं आपको बताती एक्चुअल में जो सिचुएशन देखने को मिलती है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन एक्चुअल में देखने को मिलती है। ठीक है, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या बातें आती हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में कई चीजें इंक्लूड होती हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता में कई चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है, इसमें ओलिगोपोली भी होता है, इसमें डिओपोली भी होता है।
इम्परफेक्ट कंपटीशन की कई सिचुएशन होती है। क्या बताया मैंने आपको, इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है, ओलिगोपोली भी होता है, डिओपोली भी होता है। ठीक है, तो हमने तो इसमें सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ना है। ओलिगोपोली का चैप्टर मैंने आपको नहीं करवाया, आपका मैंने 9 चैप्टर करवाए हैं, ये 9 चैप्टर भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, 100% तैयारी की बजाय अगर हम 90% तैयारी करें और बहुत अच्छे से कर लें तो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एक ओलिगोपोली है। उम्मीद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो आपका क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, तो ओलिगोपोली मैंने इसलिए छोड़ दिया। हाँ जी, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन क्या होती है? आपको पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाजार की वो सिचुएशन होती है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत से विक्रेता होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत से विक्रेता होते हैं, और हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से किसी ना किसी प्रकार से अलग होता है। हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से किसी ना किसी प्रकार से अलग होता है। कैसे अलग होता है? पैकिंग में अलग हो सकता है, क्वालिटी में अलग हो सकता है, ब्रांड नेम अलग हो सकता है। ठीक है, तो किसी ना किसी प्रकार से आपको अलग मिलेगा, क्वालिटी में, ब्रांड नेम में, पैकिंग में। ठीक है, ट्रेडमार्क में, किसी ना किसी प्रकार से हर विक्रेता का प्रोडक्ट दूसरे विक्रेता से अलग होता है। ये सिचुएशन जो होती है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन होती है। जैसे आप जो वास्तव में मार्केट में हमें सिचुएशन देखने को मिलती है ना, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। जैसे आप देखो कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत सारे हर प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं। जैसे साबुन बनता है, साबुन बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं? लक्स है, सिंथोल है, लाइफ बॉय है, लिरिल है, डिटॉल है, कितने ही साबुन तो बहुत सारे हैं। सर्फ ले, सर्फ बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है। कपड़ा ले, कपड़ा बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि एक प्रोडक्ट को बनाती है, और हर कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से किसी ना किसी प्रकार से अलग होता है, चाहे वो रंग रूप से अलग हो, चाहे वो ट्रेडमार्क से अलग हो, चाहे वो क्वालिटी से अलग हो। ठीक है, चाहे वो कलर में अलग हो। तो हर प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट दूसरे प्रोड्यूसर से किसी ना किसी प्रकार से अलग होता है, और वो सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है। मोनोपोली कैसे है कि जिस व्यक्ति ने जो प्रोडक्ट बना लिया उसकी अपने प्रोडक्ट पे मोनोपोली है। जैसे किसी कंपनी ने साबुन बनाया, नाम उसका रख दिया लक्स, तो उसकी लक्स के ऊपर मोनोपोली है। यानी कि कोई दूसरी कंपनी अगर साबुन बनाती है तो वो अपने साबुन का नाम लक्स नहीं रख सकती, क्योंकि एक कंपनी ने अपने साबुन का नाम लक्स रखा हुआ है, उस नाम के ऊपर उसकी मोनोपोली है। लक्स नाम से कोई दूसरा व्यक्ति साबुन बनाकर नहीं बेच सकता। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली भी होती है और कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, हर सेलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से किसी ना किसी प्रकार से अलग है, तो हर सेलर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन भी है और क्या है, इसमें क्या है, इसमें कंपटीशन भी है और मोनोपोली भी है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में हमने पढ़ना है कि प्राइस एंड इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसके क्या फीचर्स हैं वो तो आपको पता ही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। ठीक है, और कोई भी फर्म जब कभी मार्केट में आना चाहे आ सकती है, जाना चाहे जा सकती है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करती है। ठीक है, विज्ञापन के ऊपर खर्चा करती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम ये मान के चलते हैं कि जो मार्केट में बायर है उनको इम्परफेक्ट नॉलेज है, उनको मार्केट के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको मार्केट के बारे में नहीं पता कि मार्केट में कौन विक्रेता अपनी वस्तु को किस कीमत पर बेच रहा है, क्योंकि हर विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से किसी ना किसी प्रकार से अलग होती है। हर विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से किसी ना किसी प्रकार से अलग होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, उसमें क्या फीचर्स होते हैं। मेन अब चीज मैंने जो बतानी है, क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोपोलिस्टिक
कंपटीशन की सिचुएशन में प्राइस इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर हमारा हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चैप्टर हमारा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, और इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम पढ़ रहे हैं प्राइस एंड इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर monopolistic competition, price and equilibrium under monopolistic competition, price and equilibrium under monopolistic competition। ठीक है, तो प्राइस इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम 2 पीरियड में पढ़ेंगे। इसको हम शॉर्ट पीरियड में भी पढ़ेंगे, इसको हम लॉन्ग पीरियड में भी पढ़ेंगे। प्राइस इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में प्राइस इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या हो सकता है। शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट जो एकाधिकारी है, मोनोपोलिस्ट है, शॉर्ट पीरियड में 3 सिचुएशन हो सकती हैं। शॉर्ट पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। दूसरा है शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। और तीसरा है शॉर्ट पीरियड में मिनिमम लॉस हो सकता है। शॉर्ट पीरियड में ये 3 सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। और आपको पता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जैसे मैंने आपको मोनोपोली में बताया था, पॉइंट तो वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बाकी सारी चीजें वही हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये याद रखना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तभी होंगे व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब यही डायग्राम में हमने बताना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है आउटपुट, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट। आपने देखो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंस कहाँ है। जब हमने मोनोपोली की बात पढ़ी थी तो मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये मोनोपोली है। ठीक है, लेकिन जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा उठा हुआ होता है, मोनोपोली में झुका हुआ होता है। क्योंकि मोनोपोली की सिचुएशन में मार्केट कैसी होती है, लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की मोनोपोली है, कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं माल को बेचने वाला, वस्तु की कीमत जो मर्जी रख ले। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं, कंपटीशन होता है, इसलिए ये मोर इलास्टिक डिमांड होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्केट मोर इलास्टिक होती है, मोनोपोली में लेस इलास्टिक होती है। ये इसमें एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू झुका होता है, इसमें थोड़ा उठा होता है। मेरी ये बात समझ में आई है? हेलो हेलो, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो आपने ये लाइन डालने का फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो हमने एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन उठी हुई डालनी है, इसलिए इसको मैं यहाँ ये तो मैंने मोनोपोली का बताया था द लाइन, और मोनोपोलिस्टिक में तो थोड़ी उठी हुई होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ज्यादा झुकी हुई डाल दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो लाइन डालनी है, क्योंकि मैं ये पेन यूज कर रही हूँ, मेरा ये पेन स्लिप कर जाता है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये हो गया एवरेज रेवेन्यू और ये लाइन हो गई आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये थोड़ा उठा हुआ, झुका हुआ नहीं बनाना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज रेवेन्यू लाइन है, ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, आपको पता है इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं। ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, कहां बराबर है, यहाँ बराबर है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन नीचे डाल दी आपने, यहाँ से लाइन नीचे डाल दी, इसी लाइन को आपने ऊपर एवरेज रेवेन्यू तक आपने एक्सटेंड कर दिया, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है।
यहाँ से आपने प्राइस की तरफ लाइन डाल दी, ओपी प्राइस हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन कितना होगा, ओक्यू प्रोडक्शन हो रहा है। ओक्यू प्रोडक्शन मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है। तो ओक्यू प्रोडक्शन को बेचकर हमें रेवेन्यू कितनी मिल रही है, एम क्यू, ये एवरेज रेवेन्यू है ना, एम क्यू मिल रही है या ओपी कह दो, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू हमें कितनी मिल रही है, एवरेज रेवेन्यू मिल रही है हमें एम क्यू। ओक्यू प्रोडक्शन को बेचकर रेवेन्यू मिल रही है एम क्यू। तो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होनी चाहिए एवरेज कॉस्ट से, एम क्यू ग्रेटर होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से। तो एवरेज कॉस्ट क्योंकि हमें कम दिखानी है, तो इस एम पॉइंट से नीचे एवरेज कॉस्ट डालेंगे, इस एम पॉइंट से नीचे आप एवरेज कॉस्ट डालो, इस एम पॉइंट से ये नीचे एवरेज कॉस्ट डालो, ठीक है। अब ये एवरेज कॉस्ट इसको कहा, इस लाइन को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, इसका नाम दे दिया एन। ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर, हाँ जी देखिए, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट है एन क्यू, एन क्यू कह दो या इसका नाम मान लो हमने दे दिया P1, एन क्यू कह दो या OP1 कह दो। एवरेज कॉस्ट कितनी है, या हम एन क्यू कह रहे हैं इसको, ठीक है। एन क्यू एवरेज कॉस्ट है और एवरेज रेवेन्यू है एम क्यू। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यानी कि एम क्यू इज ग्रेटर देन एन क्यू। एम क्यू एन क्यू से कितनी ग्रेटर है, एम एन, इतना ज्यादा है, ठीक है। ये एम एन ज्यादा है, ये जो एम एन ज्यादा है ना, ये क्या कहलाएगा, ये सुपर नॉर्मल, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। हाँ जी, बात समझ में आई, हेलो हेलो, हाँ जी प्रियंका कहाँ है, हेलो, यस मैम। समझ में आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, जवाब यस दीजिए। हाँ जी, पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे, मैं आ गया। ठीक है। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो आपको पता चला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सुपर है, देखो मोनोपोली जैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या है, इस एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन को डालने का फर्क है। जो डायग्राम आपने मोनोपोली में पढ़े सेम है, फर्क क्या है, उसमें आपने एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन थोड़ी झुकी हुई डाली है, इसमें थोड़ी उठी हुई डालनी है, सिर्फ यही फर्क है, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का हमने डायग्राम बना लिया। अब उसके बाद इसी में मैं आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात बताई। अब मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। हाँ जी, ये अब मैं बना रही हूँ दूसरा, शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये याद रखना है, तभी नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब इसी बात को आपने डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट कहाँ बराबर आ रही है, ये हमारा एक्स एक्सिस पर हो गया आउटपुट, ठीक है। और ये हमने ले लिया रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ये लाइन आपकी हो गई एवरेज रेवेन्यू लाइन, ये लाइन आपकी हो गई मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपकी हो गई मार्जिनल कॉस्ट लाइन, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम तो वहां होगा जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर होंगी, ये मार्जिनल रेवेन्यू ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये यहाँ बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन नीचे डाल दी, ओक्यू प्रोडक्शन हो गया, ये लाइन आपने एवरेज रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर दी। ओक्यू जब प्रोडक्शन किया जाता है तो एवरेज रेवेन्यू कितना मिलता है, ये यहाँ काट रही है, तो एवरेज रेवेन्यू हो गया हमारा एम क्यू, ठीक है। ओक्यू प्रोडक्शन पर एवरेज रेवेन्यू हो गया एम क्यू। हमें क्या करना है, हमें एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट को बराबर करना है, एवरेज रेवेन्यू एम क्यू है तो एवरेज कॉस्ट भी तो हमें एम क्यू दिखानी है, तभी नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। तो इसका मतलब है इसी एम पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, इस एम पॉइंट को टच करता हुआ हमें एवरेज कॉस्ट कम डालना है, क्योंकि हमें एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इस एम पॉइंट को टच करता हुआ एवरेज कॉस्ट डाल देंगे। तो ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट आपकी है एम क्यू, दोनों एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर। जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होंगे तो ऐसी सिचुएशन में
जो मोनोपोलिस्ट है उसको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ना उसको लाभ है ना हानि है, यानी कि जितनी प्रोडक्शन की उसकी कॉस्ट है ना सिर्फ वही रिकवर हो रही है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना वो उसकी कॉस्ट रिकवर हो रही है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई? हेलो, यस मैम। ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का आपको डायग्राम बता दिया। अब तीसरा इसमें शॉर्ट पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी आगे क्लास है, आज क्लास है मैथ्स की? देखते हैं। क्योंकि आज कॉलेज की छुट्टी है। अब कॉलेज में पूरा स्टाफ जा रहा है, स्टाफ के लिए छुट्टियां, कोई छुट्टी नहीं है, कॉलेज में जाके पढ़ाना है और स्टूडेंट कॉलेज में अलाउड नहीं है। कब से ओपन होंगे? अब तो आपका एग्जाम ही होगा सीधा, ओपन क्या होगा, एग्जाम ही होगा आपका सीधा। मैम कब से है? एग्जाम तो आपके, अभी मैंने आपको बताया कि 20 जुलाई 6 सेमेस्टर की डेट शीट आ गई है, ठीक है। Yes, ma'am. इसके हो सकता है 1 वीक के बाद आपका शुरू हो जाए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की कोशिश ये है कि सिचुएशन नॉर्मल रहे। ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो फिर हो सकता है कि कोरोना और फैल जाए, लोग इफेक्टेड ना हो जाए, स्टूडेंट इफेक्टेड ना हो जाए, तो वो कम स्टूडेंट को बुलाकर एग्जाम करवा रही है। पहले 6 सेम के खत्म कर लेगी, फिर उसके बाद 2nd 4th सेम के बच्चों को बुला के पेपर कराएगी। और पेपर भी कॉलेज में 3 शिफ्ट में हो रहे हैं। मैंने डेट शीट मैंने ऑनलाइन हाँ जी, ऑनलाइन क्या? भी हो सकता है। ऑनलाइन नहीं, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। एमडीयू, पता नहीं, एमडीयू के कुछ पेपर जो चल रहे थे वो उन्होंने ऑनलाइन कराए हैं, और आईजीयू तो ऑनलाइन के शायद फेवर में नहीं है, ये आपके ऑफलाइन ही करवाएगी। और अभी शायद जो डेट शीट बनी है ना, वो शायद 2-2 घंटे का पेपर करवा रही है 3 घंटे की जगह, क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर कराने हैं। और अगर 2 घंटे का करवाए तो हो सकता है वही जो पिछली बार 4 क्वेश्चन करने के लिए गए थे वो 4 क्वेश्चन करने को कहे। अभी जो इंस्ट्रक्शन आएंगी मैं आपको बता दूंगी, फिलहाल मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, पर ये मैं आपको बता रही हूँ कि 25 जुलाई के आसपास आप अपनी तैयारी रखिए कि 25 जुलाई के आसपास पेपर आपके हो सकते हैं। 20 जुलाई से 6 सेम का पेपर है, ठीक है, आप अपनी तैयारी रखिए। तो ये मैंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बता दिया, नॉर्मल प्रॉफिट बता दिया। अब मैं तीसरा पॉइंट इसमें बता दूं, शॉर्ट पीरियड मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको बताया कि शॉर्ट पीरियड में मिनिमम लॉस भी हो सकता है, मिनिमम लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब ये शॉर्ट पीरियड में मिनिमम लॉस कैसे होगा? लॉस तो तब होगा ना व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट ज्यादा आ जाए, रेवेन्यू उससे कम हो। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस पर आउटपुट, और ये हो गया वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है। ये आपकी लाइन हो गई एवरेज रेवेन्यू, और ये लाइन हो गई मार्जिनल रेवेन्यू, और ये आपकी आ गई है मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और ये आपकी हो गई है मार्जिनल, ये मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये इसको टच कर रही थी, इस टच नहीं करना। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? आपको पता है इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर का है, यहाँ है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकाल लेना, ठीक है। कौन सी लाइन कब डालनी है ये देख लो, सीक्वेंस ऐसे ही होता है। पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकाल लिया, इसका मतलब है ओक्यू प्रोडक्शन होगा। ओक्यू प्रोडक्शन किस कीमत के ऊपर मार्केट में बिकेगा? ये एवरेज रेवेन्यू को कहाँ टच कर रहा है? यहाँ टच कर रहा है। ओक्यू प्रोडक्शन को मार्केट में बेचते हैं तो रेवेन्यू कितना मिलता है? एमक्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कितनी है हमारी? एमक्यू, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट कब डालना है? तो मिनिमम लॉस की सिचुएशन में आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होती है, तो रेवेन्यू तो एमक्यू है, तो इसका मतलब ये एमक्यू एवरेज कॉस्ट से कम होगी, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट इससे ऊपर डलेगी, तभी कॉस्ट ऊपर होगी रेवेन्यू नीचे होगा। कॉस्ट ऊपर होगी रेवेन्यू नीचे होगा, तो हमने ऊपर एवरेज कॉस्ट डाल दी, ठीक है। अभी इसी लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया, इसका नाम दे दिया एन। ओक्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? ये एवरेज कॉस्ट को यहाँ टच कर रही है, तो ओक्यू प्रोडक्शन करने की एवरेज कॉस्ट है एनक्यू, एवरेज कॉस्ट है एनक्यू, ठीक है। एनक्यू इज ग्रेटर देन एमक्यू,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू कितनी है, MQ है, ये MQ इज लेस देन NQ, ये MQ है, MQ इज लेस देन NQ, NQ तो ऊपर है, तो कितना फर्क है, कितना लेस है, MN, डिफरेंस है MN। ये जो MN है, ये MN क्या कहलाएगा, ये लॉस कहलाएगा। MN क्या कहलाएगा, MN कहलाएगा लॉस। ठीक है, समझ आ गई। और ये जो लॉस होगा, ये लॉस जो है ये मोनोपोलिस्ट का मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा, जितनी उसको रेवेन्यू मिल रही है ना, रेवेन्यू मिल रही है MQ, रेवेन्यू जो होगी ना, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगी, लॉस की सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कितनी, MQ, इस M पॉइंट को टच करता हुआ आपने क्या डाल देना है, इस M पॉइंट को टच करता हुआ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डाल देना, M पॉइंट को टच करता हुआ, यानी कि OQ प्रोडक्शन करने की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है MQ ही वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज रेवेन्यू भी MQ है, यानी कि प्रोडक्शन करने की उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि मटेरियल लेबर का खर्चा, वो उसका सारा रिकवर हो रहा है। रिकवर क्या नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुछ ओवरहेड का खर्चा होता है, फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा होता है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, ये जो हमारी एवरेज कॉस्ट आई है ना, NQ, एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है और एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो जाती है, लेकिन ये फिक्स्ड, ये रिकवर हो जाती है, फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होती है। तो ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है ना, MN, ये लॉस है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस है। और फिक्स कॉस्ट का लॉस मोनोपोलिस्ट को तो वैसे भी उठाना पड़ता है, अगर वो प्रोडक्शन ना करे तो भी उठाना पड़ता है। जैसे यानी कि मशीन लगा दी, अब प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो उसने जहां उसने फैक्ट्री लगा रखी है, उस फैक्ट्री का रेंट तो उसको पे करना ही पड़ेगा। फैक्ट्री का रेंट फिक्स कॉस्ट है। उसने परमानेंट वर्कर लगा रखे हैं, अगर वर्कर से वो प्रोडक्शन नहीं करवाता तो परमानेंट वर्कर को नहीं हटा सकता, परमानेंट वर्कर को नहीं हटा सकता, परमानेंट वर्कर को तो सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो ये फिक्स कॉस्ट है, परमानेंट वर्कर को सैलरी दी जा रही है, बिल्डिंग किराए पे दी जा रही है, उसका रेंट दिया जा रहा है, ये फिक्स कॉस्ट का खर्चा तो उसको उठाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो शॉर्ट पीरियड में मिनिमम लॉस होगा, ये मिनिमम लॉस फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। और फिक्स कॉस्ट कैसी आई, ये एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस MN है ना, ये फिक्स कॉस्ट है। ये लॉस होगा जो, ये लॉस फिक्स कॉस्ट का लॉस। ठीक है, हाँ जी, मेरी बात समझ में आई, हेलो, ठीक है। यस मैम। तो ये तो मैंने आपको पोजीशन बताई शॉर्ट पीरियड की। शॉर्ट पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्ट को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है, वो कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम मैंने पहले बताया था ना बीच में, वही सेम डायग्राम बनाना है, बना के बताऊं आपको, हेलो हेलो। लॉन्ग पीरियड में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही मोनोपोलिस्ट को मिलता है, वो कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि लॉन्ग पीरियड में अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रहा होगा तो और फर्में मार्केट में आएंगी, वो भी प्रोडक्शन करेंगी, वो भी चाहेंगी कि उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो। जब और फर्में मार्केट में आएंगी, प्रोडक्शन करेंगी, तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, और जब सप्लाई मार्केट में प्रोडक्ट की बढ़ जाती है तो प्राइस फिर से कम हो जाते हैं। जब सप्लाई मार्केट में प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, प्राइस फिर से कम हो जाएंगे, और प्राइस अगर कम हो जाएंगे, अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो फिर वही नॉर्मल प्रॉफिट उसको प्राप्त होगा। प्राइस कम होंगे तो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। ये अगर कहोगे डायग्राम में, फिर ये कल आपको बता दूंगी। ठीक है, टाइम भी अब ज्यादा हो गया, कल बता देना मैम। हाँ कल बता दूंगी, वही डायग्राम है जो पीछे वाला, कल बता दूंगी। भाई इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो मेरा बोलने का फिर फायदा क्या। एक चीज को मैं पहले भी, ये जो मैं, मुझे लगता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन एंगल से इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसी की रिवीजन कराऊंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आज ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो मैं आज की क्लास कंप्लीट कर रही हूँ, और सभी अपनी असाइनमेंट जरूर भेजना। जो असाइनमेंट नहीं भेजेगा 5 में से 0 नंबर हो जाएंगे उसके।
ओके अपनी इंटरनल असेसमेंट खराब मत करो। इंटरनल असेसमेंट से बहुत फायदा होता है, आपके परसेंटेज बहुत इंप्रूव हो जाती है। ये तो एक तरह से फ्री के नंबर है। असाइनमेंट जमा करानी है 5 में से नंबर मिल जाएंगे, क्लास अटेंड करनी है 5 में से नंबर मिल जाएंगे, जो नहीं अटेंड करेगा उसका 0 हो जाएगा। टेस्ट देना है, टेस्ट में जो परफॉर्मेंस होगी 10 में से वो नंबर मिलेंगे। इन तीनों का टोटल कर दो, वो आपकी इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, हम तो तीनों के नंबर ऐड कर देंगे, जो जो आपके नंबर बने हैं वो आपकी इंटरनल असेसमेंट है। तो अपने नंबर असाइनमेंट ना देके 0 मत करवा लेना, 5 में से 0 मत करवा लेना। ठीक है, असाइनमेंट सबने देनी है। तो आज की क्लास मैं कंप्लीट कर रही हूँ।